इतने बड़े और आलीशान रेस्टोरेंट को देखकर सौंदर्या और शनाया दोनों बड़ी हैरान थी। कार से उतरकर उन्होंने देखा रेस्टोरेंट के पास सभी शानदार कार्स पार्क थीं। शनाया सोच रही थी कहीं उसने चेतन को डिनर पे इनवाइट करके कोई गलती तो नहीं कर दी। शनाया ने सौंदर्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर टेंशन का कोई नामो निशान नहीं था। अब हम क्या करेंगे यार? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी, जब कदम बढ़ा ही दिया है तो पीछे मुड़कर क्या देखना। अब जो होगा देखेंगे। जिंदगी के प्रति सौंदर्या का हमेशा से यही नजरिया रहा है। यही वजह है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से अकेले ही लड़ते हुए आज वो यहाँ तक पहुँची है। तभी उसने देखा चेतन उनकी तरफ ही देख रहा था। प्लीज दिस वे। मैंने आप दोनों को ध्यान में रखकर ही डिनर के लिए स्पेशल रूम बुक किया है। चेतन की बात सुनकर शनाया के रहे सहे होश भी उड़ गए, लेकिन सौंदर्या के चेहरे के भाव वही के वही थे। हालांकि वो समझ चुकी थी कि रेस्टोरेंट और उसके रूम के हिसाब से हो सकता है उसका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट एक्सीड कर जाए, लेकिन उसने अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखते हुए शनाया का हाथ पकड़ लिया। तुझे अब भी डर लग रहा है? शनाया ने सौंदर्या की इस बात का कोई जवाब देने की बजाय बस हेल्पलेसनेस नजरों से उसकी तरफ देखा। वहीं चेतन गेस्ट की बजाय होस्ट के सारे फर्ज निभाते हुए उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ डिनर टेबल तक ले गया। तभी चेतन की नजर शनाया पर गई। आप ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकती हैं। नो, सब ठीक है। एक्चुअली पहली बार इस तरह के किसी रेस्टोरेंट में आए हैं हम, तो थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था। नथिंग एल्स। नर्वसनेस? किस बात की नर्वसनेस? हाँ, लग्जूरियस रेस्टोरेंट होने के बावजूद तामझाम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जहां तक लोगों की बात है तो यहाँ भी हम और आप जैसे लोग ही हैं, सो डोंट वरी। चेतन शनाया की परेशानी अच्छी तरह से समझ चुका था, इसलिए उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शनाया और सौंदर्या को ये बात पता नहीं थी कि रेस्टोरेंट के बिल पेमेंट की बात देव पहले ही चेतन से कर चुका था। उसने स्पेशली चेतन को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि रेस्टोरेंट का बिल चेतन देव के अकाउंट से पे करे। चेतन के साथ सौंदर्या और शनाया डिनर के लिए स्पेशल रूम में पहुंच चुके थे, जहां उनके डिनर का स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था। चेतन ने दोनों की तरफ देखा। प्लीज हैव अ सीट। आज का डिनर मेरी तरफ से। ये सुनते ही शनाया हैरानी से चेतन को देखने लगी थी। लेकिन डिनर का प्रपोजल तो मेरी तरफ से था ना? वो प्रपोजल तो अब भी है और पेंडिंग है आप पर। फिलहाल ये ट्रीट मेरी तरफ से, प्लीज। ये सुनते ही शनाया की जान में जान आ गई। उसे लगा उसके सिर से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसने ग्रेटिट्यूड से चेतन की तरफ देखा। थैंक यू। टेबल पर तीनों के लिए खाना लग चुका था और सौंदर्या इस बात से हैरान थी कि सारा खाना उसकी पसंद का था, स्पाइसी और स्क्रम्शियस। उसे देव की याद आ गई, जिसे शुरू में इस तरह का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और चेतन में उसे उसी का ऑरा नजर आ रहा था। उसने हैरानी से चेतन की तरफ देखा। क्या आप भी इतना स्पाइसी खाना खाते हैं या ये सिर्फ मेरे लिए है? अक्सर नहीं, बस कभी कभी। सच ये था कि देव की तरह चेतन को भी इस तरह का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उसे देव की वाइफ सौंदर्या की पसंद का पूरा ख्याल रखना था। उन्होंने अभी खाना शुरू ही किया था कि सामने से एक खूबसूरत लेडी चेतन के बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसे देखते ही चेतन हैरान हो गया। तुम यहाँ? कैसे? किसने बताया? ये चेतन की वाइफ सौम्या थी, जो चेतन को ही देखे जा रही थी। क्यों? तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अभी थोड़ी देर पहले ड्राइवर के थ्रू उसे पता चला कि चेतन साहब 2 लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा रहे हैं।
ऐसे में चेतन की बात को इग्नोर करते हुए सौम्या ने पहले सामने बैठी सौंदर्या और शनाया की तरफ देखा, फिर खाने की तरफ। खाना देखकर सौम्या ने चेतन की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। तुम कब से इतना स्पाइसी खाना खाने लगे चेतन? वेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवाता हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सौम्या के इस एटीट्यूड को देखकर शनाया और सौंदर्या थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए और ये बात चेतन समझ चुका था। वो ये भी जानता था कि आमतौर पर खुशमिजाज सौम्या उससे कल रात की वजह से नाराज थी। चेतन ने प्यार से सौम्या की तरफ देखा। अरे आज शनाया और सौंदर्या हमारी गेस्ट है, तो खाना भी इन्हीं की पसंद का होना चाहिए ना। आई नो तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा देता हूँ। प्लीज वेट। सौम्या की बेरुखी के बावजूद उसके प्रति चेतन का बिहेवियर काफी प्यार भरा था और ये बात शनाया को बहुत पसंद आई। वो सोचने लगी, अगर इसकी जगह सुजॉय होता तो उसके साथ क्या करता। यहाँ सौम्या को सौंदर्या की असलियत बताने के लिए चेतन ने एक मैसेज भेजा। प्लीज बिहेव योरसेल्फ सौम्या। तुम्हें शायद नहीं पता है कि तुम्हारे सामने जो रेड ड्रेस में बैठी है वो देव की वाइफ सौंदर्या है, और उसके बाजू में जो बैठी है वो उसकी खास दोस्त शनाया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देव ने मुझे दी है। मैसेज देखते ही सौम्या का सारा मूड 1 सेकंड में चेंज हो गया। अपनी बहन काव्या पर प्यार छिड़क चुकी सौंदर्या का नाम सुनते ही सौम्या की नजर सौंदर्या पर टिक गई। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है? सौम्या ने सौंदर्या से बात करने के लिए झूठ मूठ ही कह दिया था, लेकिन सौम्या की शक्ल काव्या से इतनी मिल रही थी कि सौम्या जब से आई थी सौंदर्या के दिमाग में यही बात घूम रही थी। उसने सौम्या की तरफ देखा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मेरी स्कूटी की टक्कर जिस लड़की की लग्जरी कार से हुई थी, उसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती है। बहुत अच्छी लड़की थी वो। मेरी स्कूटी से उसकी कार की हेडलाइट टूट गई थी, लेकिन उसने मुझसे कोई कंपनसेशन नहीं लिया। रियली? चेतन और सौम्या दोनों जानते थे कि सौंदर्या काव्या की ही बात कर रही है, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है। वहीं सौम्या के लिए दूसरे फूड आइटम्स का ऑर्डर लेने आए वेटर को सौम्या ने वापस भेज दिया। उसने चेतन की तरफ देखा। मेरे लिए कुछ और मंगाने की जरूरत नहीं है चेतन। स्पाइसी फूड्स तो मुझे भी बहुत पसंद है और ये काफी डिलिशियस भी लग रहा है। चेतन जानता था सौम्या ने ये बात सिर्फ शनाया और सौंदर्या के लिए कही है। वो बिना कुछ कहे शनाया और सौंदर्या के साथ सौम्या को खाना सर्व करने में लग गया, लेकिन इस दौरान सौम्या की नजरें सौंदर्या पर ही टिकी थी। किस्मत भी कितनी अजीब चीज है सौंदर्या। जिस फिल्म से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, अचानक से तुम उस फिल्म की हीरोइन बन बैठी। और बेचारी काव्या, मुझे अफसोस है कि उसे भी अब मेरी तरह अपने प्यार को भुलाकर किसी और को अपना बनाना पड़ेगा। सौम्या को अपनी तरफ इतने गौर से देखते हुए देखकर सौंदर्या ने भी उसकी तरफ देखा। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप मैरिड हैं? जी हाँ, अभी 1 महीने पहले ही हमारी अचानक शादी हुई है। अचानक? जी हाँ, एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। हालात कुछ ऐसे बन गए कि हमने शादी कर ली। वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और शनाया, मैंने सुना कि कल तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कुछ पता चला कौन थे वो लोग? एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड थे जो मुझे मारने आए थे, लेकिन आपके हस्बैंड ने सही समय पर आकर सब संभाल लिया। वाकई आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। शनाया के मुंह से चेतन की तारीफ सुनकर सौम्या ने चेतन की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खाना खाने में लगा था। सौम्या ने फिर शनाया की तरफ देखा। वो तो है। एक्चुअली ये चेतन का नेचर है। वो किसी भी लड़की को परेशानी में नहीं देख सकते। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव हिम। सब खाना खा चुके थे, तभी सौंदर्या वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर बिल पेमेंट कराई। जब ये बात चेतन को पता चली तो उसने हैरानी से सौंदर्या की तरफ देखा। अरे आपने क्यों किया ऐसा? मैंने तो पहले ही बोल दिया था ना कि ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। जी बिल्कुल कहा था आपने, और मुझे याद भी है।
लेकिन शनाया को सुजॉय से बचाकर आपने हम पर जो एहसान किया है, ये उसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू कहने की कोशिश है। प्लीज एक्सेप्ट इट। ट्रस्ट मी, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आपने इस ट्रीट के लिए फिजूल में इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अगर थैंक यू ही कहना था तो आप मुझे अपनी पसंद की किसी जगह पर ले जाती। हमारी पसंद की जगह तो स्टॉल है चेतन जी, हम वहाँ खाते हैं। क्या आप वहाँ खा पाते? Why not? रियली? मैंने तो आज तक आपकी तरह किसी अमीर आदमी को स्टॉल पर खाते नहीं देखा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर स्टॉल के खाने का मजा लेते हैं। एंड व्हाट अबाउट हाइजीन? देखिए, जिन्हें खाना होता है ना, उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं? एक तो खुद मेरा भाई है, आपको पता है, उसका बैंक बैलेंस 12 फिगर्स का है, पर फिर भी वो अक्सर स्टॉल पर अपनी वाइफ के साथ खाने का मजा लेता रहता है। सिर्फ यही नहीं, वो महंगे कपड़ों के बजाय स्टॉल से खरीदे गए चीप कपड़े भी पहनता है। चेतन और सौंदर्या की बातें शनाया और सौम्या गौर से सुनते हुए 12 फिगर का मन ही मन हिसाब लगाने लगी थी। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उनकी गिनती खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो 12 फिगर्स खत्म नहीं हुए। सौंदर्या ने हैरानी से चेतन की तरफ देखा। आपका ये भाई तो काफी डाउन टू अर्थ है। जी हाँ, और अपनी वाइफ से बहुत प्यार भी करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने रुपए होने के बावजूद उसने ना सिर्फ एक लोअर मिडिल क्लास ऑर्डिनरी लड़की से शादी की, बल्कि उसके लिए उसने अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल ली। ये सुनकर सौंदर्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अविश्वास से चेतन की तरफ देखा। सीरियसली? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जब पहली बार ये बात बताई थी ना उसने मुझे, तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन यही सच है, और ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अमेजिंग। अब तक तो हम यही सोचते थे कि किसी ऑर्डिनरी लड़की की शादी किसी अमीर बिजनेसमैन से सिर्फ फिल्मों या टीवी सीरीज में ही होती है, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि सच में भी ऐसा होता है। आई एम श्योर वो लड़की खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती होगी। मानेगी तो तब जब उसे पता हो। मतलब ये कि उस लड़की को अपने हस्बैंड की ट्रू आइडेंटिटी पता ही नहीं है। तो ये शादी कैसे हुई? उसी तरह जैसे आपकी हुई, अचानक। चेतन कुछ कहता उससे पहले ही सौम्या ने मुस्कुराते हुए सौंदर्या से ये बात कही, और सौंदर्या शनाया की तरफ देखने लगी, जो पहले से ही कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ सौंदर्या को देखे जा रही थी। क्या शनाया की तरह सौंदर्या को भी इस बात का डाउट हो चुका था कि चेतन जिस शख्स की बात कर रहा है वो देव है? कहीं चेतन ने जल्दबाजी में देव की आइडेंटिटी सौंदर्या को बता तो नहीं दी? अब क्या करेगी सौंदर्या? क्या वो इसके बारे में देव से बात करेगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चेतन की बातें सुनकर सौंदर्या और शनाया हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तभी सौम्या ने सौंदर्या की तरफ देखा। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं सौंदर्या जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और आपसे अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो? मेरी ऐसी किस्मत नहीं है सौम्या जी। मेरे हस्बैंड एक ऑर्डिनरी इंसान है जो एक आईटी फर्म में काम करते हैं। सौंदर्या ने चेतन की बातों पर ध्यान भले ही दिया हो, लेकिन एक पल के लिए भी उसे ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तभी चेतन ने शनाया की तरफ देखा। शनाया जी, ये मेरा नंबर है, आप प्लीज इसे ऐप चैट पे ऐड कर लीजिए, और जब भी आपको कुछ लगे तो बेझिझक मुझसे बात कर लीजिएगा। अपनी वाइफ सौम्या के सामने चेतन को इतनी बेबाकी से बात करते हुए देखकर शनाया हैरान रह गई। उसने पहले सौम्या फिर चेतन की तरफ देखा। लेकिन आप तो उस दिन कह रहे थे कि आपकी वाइफ... ये कहते कहते शनाया रुक गई थी। तभी सौम्या ने चेतन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मुझसे इतना डरते हो चेतन?
कभी बताया नहीं तुमने मुझे। डरता नहीं हूं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं और नहीं चाहता था कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे। देखो, वैसे तुम कहोगी तो मैं शनाया को ऐड नहीं करूंगा। शनाया के सामने खुले तौर पर सौम्या से अपनी बात कह रहे चेतन की हर बात से शनाया को प्यार होता जा रहा था। वो लगातार यही सोच रही थी कि चेतन जैसा इतना केयरिंग हस्बैंड उसे क्यों नहीं मिला। तभी सौम्या ने सोच में डूबी शनाया की तरफ देखा। प्लीज डोंट माइंड शनाया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप दोनों अपने नंबर्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। स्पेशली जब से चेतन ने मुझे आपके बारे में बताया है, मुझे भी आपकी बहुत चिंता है। तो आपसे अपने हस्बैंड को आप चेतन पर छोड़ दीजिए। थैंक्स सौम्या जी। वैसे बस ये कुछ दिनों की परेशानी है। मैं जल्द ही उसे डिवोर्स देने वाली हूँ। गुड डिसीजन। सौम्या ने शनाया को थम्स अप किया और सभी बेस्ट विशेस के साथ अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। वहां से अपने घर आ चुकी सौंदर्या ने जैसे ही बेमन से दरवाजा खोला, उसे लगा वो रो पड़ेगी। पिछले 1 महीने से देव के साथ रह रही सौंदर्या 3 दिन में ही अकेलेपन से उब चुकी थी। उसने देव को वॉइस मैसेज भेजा। हेलो देव, कैसे हैं आप? वहाँ काम कैसा चल रहा है? क्या आपके जल्दी आने की कोई पॉसिबिलिटीज है? मैसेज भेजकर सौंदर्या देव के मैसेज का इंतजार करने लगी। कहने को तो सौंदर्या बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने गिन चुनकर कुछ सवाल किए। लगभग 5 मिनट तक देव के मैसेज का इंतजार कर सौंदर्या नहाने चली गई। जब वो लौटी तो उसने देखा देव का मैसेज उसके इंतजार में था। तुम ठीक तो हो ना सौंदर्या? इतनी उदास साउंड क्यों कर रही हो तुम? अगर तुम कहो तो मैं वापस आ जाता हूँ। अपने से इतने दूर बैठे देव ने सौंदर्या की उदासी समझ ली और यहाँ बैठी सौंदर्या की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। तभी सौंदर्या ने देखा देव का वीडियो कॉल आ रहा है। उसने जल्दी से वीडियो कॉल उठा लिया। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम कहो तो मैं अभी वापस आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। इस नहीं ने सौंदर्या की बेचैनी देव के सामने परोस कर रख दी थी, लेकिन खुद को शांत करते हुए सौंदर्या ने अपनी बात फिर से कहनी शुरू कर दी। देखिए देव, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कि अगर कंपनी ने अपने काम के लिए आपको चुना है तो आपको भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपना काम जल्दी से पूरा कीजिए और आ जाइए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर तुम चाहो तो मैं कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुँच सकता हूँ। नहीं देव, मैंने कहा ना, ऑफिस का काम जब खत्म हो जाए तब आइए। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि आप कब तक आ रहे हैं। देव चाहता तो तुरंत आ सकता था, लेकिन वो सौंदर्या को निराश नहीं करना चाहता था और ना ही उसका भरोसा तोड़ना चाहता था। उसने सौंदर्या की उदासी भरी नजरों में झांका। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ का काम खत्म करता हूँ जिससे तुम्हारे पास आ सकूं। एनीवेज, मैंने तुम्हें बताया नहीं, इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। फिर से? एक बात बताइए देव, आपकी कंपनी अच्छी है या आपकी वर्किंग एबिलिटी? 1 महीने में 3 बार बोनस के साथ सैलरी बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है ना? बात तो सही है तुम्हारी। एक्चुअली अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने एक आईटी फर्म में काम किया था। जब बिजनेस में मैं कंगाल हो गया तो सोचा कुछ नया ट्राई करने से बेहतर है अपने रूट्स की तरफ लौटा जाए। सो इट्स नथिंग बट माय एक्सपीरियंसेस व्हिच इज रिवॉर्डिंग मी। पिछले 1 महीने से एक्टिंग के साथ झूठ बोलने में देव इतना माहिर हो चुका था कि सौंदर्या को पता ही नहीं चलता था। फिलहाल देव के प्रमोशन की बात सुनकर सौंदर्या के उदास चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी, जिसे देखकर देव को काफी अच्छा लगा। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। आप बुरा ना मानिए तो क्या मैं जान सकती हूँ इस बार आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरी वाइफ होने के नाते तुम्हें ये जानने का पूरा अधिकार है। और वैसे भी एंड ऑफ द डे ये सारे रुपए तुम्हारे ही पास आएंगे। मेरे पास क्यों आएंगे? आपके पैसे हैं, आप रखिए। अपने खर्चे के लिए थोड़ा बहुत अपने पास तो मैं रखूंगा ही, बाकी के रुपए तुम्हारे हाथ में होंगे, जिससे पैसों के लिए कभी तुम्हें सोचना ना पड़े।
देव की ये बात सुनकर सौंदर्या को बहुत अच्छा लगा। उसे याद आया कि कैसे शनाया को एक एक पैसे के लिए सुजॉय के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। रही बात सुजॉय के सैलरी की, तो शनाया को आज तक नहीं पता कि सुजॉय की सैलरी आखिर है कितनी। उसने देव की तरफ देखा। आप इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे? ना करने की कोई वजह? तो ठीक है, मैं आपके एक एक रुपए का पूरा ख्याल रखूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अच्छा देव, आपको एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। आपको याद है उस दिन हमारी स्टॉल पे जो सूट बूट में आदमी आया था? सौंदर्या की बात सुनते ही देव समझ चुका था कि वो चेतन की बात कर रही है, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे उसे याद न हो। कौन आदमी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अरे वही जो अपनी लग्जरी कार से हमारे स्टॉल पर आया था और एक ही बार में हमसे सारा सामान 50,000 में खरीद लिया था। हाँ, कुछ कुछ याद आ तो रहा है। क्या हुआ उसे? फिर आया था क्या? नहीं, एक्चुअली पिछले दिनों जब सुजॉय ने शनाया पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, तो उसी आदमी ने अपने 20 बॉडीगार्ड्स के साथ सुजॉय को ऐसा मजा चखाया कि पूछो मत। तुम्हें पता है उसका नाम चेतन है। सौंदर्या चेतन से जुड़ी हर बात बच्चों सी एक्साइटमेंट के साथ बारीकी से देव को बताई जा रही थी और देव खामोशी से उसे देख रहा था। तभी सौंदर्या ने उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा। आप ये सब सुनकर हैरान नहीं हुए देव? मुझे तो ये कोई अजूबा लग रहा है। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? ये पूरी दुनिया ही एक अजूबा है। यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, लेकिन इस तरह किसी बड़े आदमी का हम जैसों के बचाव में आना और एक्स्ट्रा केयर दिखाना किसी नॉवल की कहानी जैसा लगता है। आपको पता है, उनकी तरह उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि अमीर लोग ऐसे भी होते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से अमीर लोग कैसे होते हैं? ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं किसी अमीर आदमी के कांटेक्ट में कभी आई ही नहीं। अब तक सिर्फ सुजॉय के करोड़पति ब्रदर इन लॉ को ही देखा है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके लिए हम इंसान है ही नहीं। उन्हें अपने रुपयों का इतना घमंड है कि पूछो मत। ठीक है, नहीं पूछता। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आज तो मुझसे ज्यादा दूसरे मर्दों की तारीफ करने में लगी हो। आपको जलन हो रही है? थोड़ी सी। सौंदर्या और देव की बातें चल ही रही थी, तभी सौंदर्या को जैसे कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया। उसने देव की तरफ देखा। आपको पता है, चेतन जी ने ये भी बताया कि उसका कोई दूर का भाई है जो बिलियनर होने के बावजूद अपनी ऑर्डिनरी वाइफ के लिए एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहा है। कितनी अजीब बात है ना ये? इसमें अजीब बात क्या है? होते हैं कुछ लोग जो दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक बात बताओ, कहीं तुम भी तो ऐसा कुछ नहीं सोच रही ना कि काश तुम्हारी शादी भी किसी रिच बिजनेसमैन से हुई होती? ओ प्लीज, मैं इस तरह की सुपरफिशियल बातों में बिलीव नहीं करती, और ना ही मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मैं अपनी नहीं उनकी बात कर रही हूँ। आपको पता है, इतने रिच बिजनेसमैन होने के बावजूद वो न सिर्फ अपनी वाइफ का ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बल्कि हमेशा उनके साथ रहते हैं। हाउ क्यूट ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब बहुत दिनों तक चलेगा। जैसा कि तुम्हारे चेतन जी ने बताया कि एक बिलियनर है और एक ऑर्डिनरी, तो उनके बीच कॉमन क्या होगा? ना दोस्त, ना लिविंग हैबिट्स, ना इंटरेस्ट, ना उनके चॉइसेस और ना उनके प्रेफरेंसेस। एक बात बताइए देव, क्या आज आपने मेरी हर बात से इनकार करने का फैसला कर लिया है? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बस मुझे लगा। मैं आपको 2 डिफरेंट सोशल जोन के 2 लोगों की लव स्टोरी सुना रही हूँ और आप उनके रिलेशनशिप पर डाउट कर रहे हैं। अभी तो आपने कहा इस दुनिया में सब पॉसिबल है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये भी पॉसिबल है। देव को ये देखकर हल्की सी हंसी आ गई थी कि जिन्हें सौंदर्या जानती नहीं, उनकी तरफ से भी वकालत करने पर उतारू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सौंदर्या को लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसने देव की तरफ देखा। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही हार्श हो गई थी। अच्छा, अब आपको काम होगा ना, आप अपना काम कर लीजिए। वैसे भी यहाँ रात है तो वहाँ दिन होगा और आप काम में बिजी होंगे। नहीं बाबा, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। मुझे आफ्टर लंच एक क्लाइंट से मिलने जाना है, तो हम बात कर सकते हैं। कहने को तो देव ने कह दिया था, लेकिन सच ये था कि सौंदर्या से बात करने के लिए वो अपनी जरूरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग छोड़कर आया था। पिछले 1 महीने में उसने सौंदर्या का नेचर अच्छी तरह से समझ लिया था
वो जानता था इस समय सौंदर्या उसे मिस कर रही है और उससे बात करना चाहती है। वहीं सौंदर्या को देव से बातें करके सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था और वो चाहती थी कि ये बातें अभी और लंबी चलें। तभी देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। अच्छा सौंदर्या, सोचो अगर तुम्हारी किस्मत भी उस लड़की की तरह हो और तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारी शादी किसी रिच बिजनेसमैन से हुई है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो? मैं ऐसा क्यों सोचूं जब मुझे पता है ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मिरेकल्स हो सकते हैं। देव, आज आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा अब तुम सो जाओ, मुझे भी लंच करके निकलना है। हम कल बात करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। ये कहकर देव ने फोन रख दिया। यहाँ अचानक देव की तरफ से बार बार इस सवाल को सुनकर जहाँ सौंदर्या सोच में पड़ गई, वहीं देव ये समझ चुका था कि अभी वो एक बहुत बड़ी गलती करते करते बच गया। तभी देव ने देखा सौंदर्या का फोन उसके मोबाइल पर फिर से आ रहा था। आखिर क्यों सौंदर्या दोबारा कॉल कर रही थी? क्या वो देव से अभी की गई बात का क्लैरिफिकेशन चाहती थी? क्या उसे देव पर डाउट हो गया था? क्या सौंदर्या सचमुच सोचने लगी थी कि उसकी भी शादी किसी रिच बिजनेसमैन से हुई है? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए आप सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या को दोबारा कॉल करते देखकर देव थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर पहेलियों में उससे बात कर रहा था, उससे वो खुद डर गया। फिर भी उसने बिना वक्त गवाए सौंदर्या का फोन उठा लिया। हेलो सौंदर्या, क्या हुआ? एक बात कहना भूल गई थी। हाँ बोलो। अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है, तो कोशिश कीजिएगा आते वक्त वहीं से पापा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेते आइएगा। तुम्हें कैसे पता कि अगले हफ्ते डैड का बर्थडे है? सौंदर्या के बताते ही देव को याद आ गया था कि इस साल उसके डैड अपना 70th बर्थडे मनाने वाले हैं, जिसकी तैयारी वो पहले ही कर चुका था। लेकिन वो हैरान था कि ये बात सौंदर्या को कैसे पता चली। उसने सौंदर्या से जानना चाहा। एक दिन मैंने पापा की आईडी देखी थी, उससे पता चला मुझे। ओह ठीक है, हम इस पर मेरे आने के बाद बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। देव का फोन रखकर सौंदर्या लाइट ऑफ कर अपने बेड पर लेट गई। उसकी नजर अपने पास पड़े देव के तकिए पर पड़ी। उसे लगा जैसे रात का घना अंधेरा उसके मन में उतर आया हो। उसने तकिए को लेकर बाहों में भर लिया और सोचने लगी, कितनी अजीब बात है ना, किसी की अकेली जिंदगी पर कोई एक शख्स इतना भारी पड़ जाता है कि उसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। आज सौंदर्या को चाहकर भी बड़ी देर तक नींद नहीं आई। आखिरकार देर रात देव को एक मैसेज भेजकर वो सो गई। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा देव मैसेज देखते ही मुस्कुरा पड़ा, जिसे सबने नोट किया। अगले दिन सौंदर्या अपने इंटरनेशनल बिजनेस के सिलसिले में कस्टम ऑफिस जाने वाली थी, जिसके लिए उसने आज स्कूटी की बजाय ऑफिस कार ली थी और बहुत परेशान भी थी। ट्रैफिक में स्कूटी से जाना कितना आसान होता है, लेकिन लगता है आज मैंने कार लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे डर है कहीं मुझे देर ना हो जाए। सौंदर्या ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा उसकी गाड़ी के आगे अचानक एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आ गया है। उससे बचाने की कोशिश में ना चाहते हुए भी वो एक कार से जा टकराई। स्टीयरिंग व्हील पे झुके अपने फोरहेड को उसने जैसे ही उठाकर सामने देखा, उसका दिमाग चकरा गया। ओह शिट, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? लगता है अब घर बेचना ही पड़ेगा। पिछली बार काव्या की आलीशान कार को अपनी स्कूटी से टक्कर मारने वाली सौंदर्या ने इस बार यूनिक नंबर प्लेट वाली उससे भी महंगी स्पोर्ट्स कार को टक्कर मार दी, जिसे एक यंग लड़का अनुज कुमार चला रहा था। सौंदर्या को बाहर आते देखकर वो उस पर टूट पड़ा। अरे आंखें या बटन,
इतनी बड़ी कार तुम्हें दिखाई नहीं दी? तुम्हें ये बात शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाई नहीं है कि जिनकी औकात खटारा की हो ना, उन्हें दूसरों की लग्जरी कार से दूर रहना चाहिए। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। मुझे मेरे घर वालों ने क्या सिखाया और क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं सिखाया? आई विश लग्जरी कार के साथ थोड़ी तमीज भी सीख गए होते तो बेटर था। अब रही बात तुम्हारे नुकसान की, तो वो मैं कंपनसेट कर दूंगी, समझे तुम? ऑफ कोर्स करना तो पड़ेगा ही, वरना मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए अनुज कुमार ने सामने खड़े ट्रैफिक पुलिस को बुलाकर पुलिस स्टेशन कॉल लगाने को कहा। सौंदर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बिना सोचे देव को फोन लगा दिया, जो इस वक्त अपनी मीटिंग खत्म करके सोने चला गया था। सौंदर्या का फोन देखते ही देव ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो सौंदर्या, क्या हुआ? देव, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई आज। ये कहते ही ना चाहते हुए भी सौंदर्या रोने लगी। उसकी रुआंसी आवाज सुनते ही देव परेशान हो गया। उसने सौंदर्या को आवाज दी। लेकिन हुआ क्या? आज मेरे ऑफिस की कार से मैंने एक स्पोर्ट्स कार को टक्कर मार दी है। मुझे लगता है इसकी कंपनसेशन के लिए अब हमें अपना नया घर बेचना पड़ेगा। क्या आप वहाँ से कुछ कर सकते हैं? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम ये बताओ कि अभी तुम एग्जैक्टली हो कहाँ? सेकेंड रिंग रोड के पास गोलवलकर चौक में। देखो सौंदर्या, तुम वहीं रुको और प्लीज रोना बंद करो। मैं एक कॉल करके तुमसे बात करता हूँ। तुम प्लीज रोना मत, ठीक है? ये कहकर देव ने चेतन को कई कॉल लगाए, लेकिन चेतन ने एक बार भी देव का फोन पिक नहीं किया। चेतन से कांटेक्ट ना होते देखकर देव ने चेतन के सेक्रेटरी राहुल से बात की और उसे जल्द से जल्द चेतन को मैसेज देने के लिए कहा। राहुल दौड़ते हुए चेतन के कैबिन में आया ही था कि चेतन ने उसे डांटा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें इतना बेसिक रूल नहीं पता कि अपने बॉस के कैबिन में अगर जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं? आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली देव सर का कॉल आया था। वो काफी देर से आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपके फोन ना उठाने से उन्होंने पैनिक होकर मुझे कॉल किया और आपको ये मैसेज देने के लिए कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके उन्हें कांटेक्ट करें। राहुल सिर नीचे किए चेतन को देव का मैसेज सुना रहा था और चेतन अपने कपड़े पहनने में लगा था, जो अपनी वाइफ सौम्या के साथ बिजी होने के कारण देव का फोन नहीं उठा रहा था। आज अपने सेक्रेटरी के सामने चेतन को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। राहुल के जाने के बाद उसने सौम्या की तरफ देखा। तुमसे कहा था ना मैंने कि ऑफिस में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन तुम अपनी ही जिद करती हो। मुझे आंखें दिखाने से बेहतर है इस बारे में देव से बात करो। उसे क्या लगता है उसने तुम्हारे रात और दिन दोनों खरीद लिए हैं? अगर ऐसा है तो उसी के साथ रहो, आज के बाद घर मत आना। ये कहकर सौम्या गुस्से से घर के लिए निकल चुकी थी। चेतन चाहकर भी उसे मनाने नहीं जा सकता था। उसने अपना फोन उठाया तो देखा इस दौरान देव के 14 मिस्ड कॉल उसके फोन पर आए थे। उसने फटाफट देव को कॉल लगाया, जो गुस्से में उसी के फोन का इंतजार कर रहा था। कहाँ थे तुम? फोन देखा तुमने अपना? आई एम सॉरी देव, वो ऑफिस टाइम में ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे तुम, जो तुम्हें मेरा फोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला? चेतन चाहकर भी सौम्या का नाम नहीं ले पा रहा था, लेकिन दूर बैठे देव को ये बात राहुल से पता चल चुकी थी कि चेतन कहाँ बिजी था। उसने चेतन को और शर्मिंदा न करते हुए उसे तुरंत सौंदर्या के पास जाने का ऑर्डर दिया। अगर तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम खत्म हो गया हो तो जल्दी से सेकंड रिंग रोड के पास गोवलकर चौक जाओ। वहाँ सौंदर्या ने गलती से किसी की स्पोर्ट्स कार को टक्कर मार दी है। जाकर वहाँ सारे इश्यूज क्लियर करो और सौंदर्या को कोई चोट पहुंची हो तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्विक। देव से बात होते ही चेतन सौंदर्या के पास जाने को निकल चुका था। इस बार सौंदर्या ने जिस कार को टक्कर मारी थी वो शानदार कार थी और बहुत ज्यादा महंगी भी। वहां पहुंचकर चेतन ने देखा सौंदर्या सिर झुकाए खड़ी थी और अनुज कुमार ट्रैफिक पुलिस को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। चेतन सौंदर्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरे सौंदर्या जी, आप यहाँ कैसे? चेतन को देखते ही सौंदर्या को एक राहत महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए चेतन की तरफ देखा। हेलो चेतन जी, वो एक्चुअली मेरी कार से एक टक्कर हो गई है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देखकर रुक गया। आप ठीक तो है ना? अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो
हम डॉक्टर के पास चले? नहीं, कुछ खास नहीं, बस माथे पर हल्की सी खरोच है। ये देखकर चेतन ने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर सौंदर्या को आज कुछ हो गया होता तो देव बिना कुछ सोचे सीधे लंदन से पुणे आ जाता। फिर उसके अधूरे काम के लिए चेतन को लंदन जाना पड़ता और उसके घर में एक और महाभारत हो जाती। उसने तुरंत मैसेज के थ्रू देव को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और खुद अनुज कुमार की तरफ बढ़ गया, जो चेतन को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हेलो चेतन सर, कैसे हैं आप? आपकी तारीफ। चेतन को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये है कौन जो उसे पहचानता है लेकिन वो इसे नहीं जानता। तभी अनुज कुमार ने चेतन की तरफ देखा। मैं कुमार कंपनी के मालिक विकास कुमार का बेटा हूं सर। उनके साथ जब आपने पिछले दिनों लंच किया था तब मैं भी वहीं था। इसके अलावा नए एनर्जी प्रोजेक्ट की जो फाइल लेकर आपके पास आया था वो भी मैं ही था। सच तो ये था कि इतने लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन के बावजूद चेतन को याद नहीं आ रहा था कि अनुज कुमार कौन है, लेकिन उसे सौंदर्या का मामला सेटल करना था, इसलिए उसने याद आने की एक्टिंग करते हुए अनुज कुमार की तरफ देखा। हाँ, आ गया याद। अच्छा, तो वो तुम थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सौंदर्या की तरफ इशारा करके अनुज कुमार ने जैसे ही चेतन को बताया कि उसने अपनी खटारा कार से उसकी इतनी बड़ी और महंगी स्पोर्ट्स कार को टक्कर मार दी है, तो चेतन ने उसे तीखी निगाह से देखा। क्या बकवास कर रहे हो अनुज? तुम्हें पता है ना, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मेरी बहन है। उसे विंटेज कार्स का बेहद शौक है। ऐसे में याद रखो कि उसकी विंटेज कार को खटारा कहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। अनुज कुमार जानता था उसके लिए परेशानी का मतलब उसके डैड के बिजनेस से था। वहीं इस सब बातों से बेखबर सौंदर्या एक तरफ खड़ी होकर सिर्फ चेतन और अनुज कुमार को बातें करते देख रही थी। तभी उसने देखा अब तक एरोगेंस के साथ बात कर रहा अनुज उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। आई एम सो सॉरी मैम, इट वॉज टोटली माई फॉल्ट। मैंने आपको जो भी बुरा भला कहा उसके लिए मैं भी आपसे सॉरी कहता हूँ। एक्चुअली मेरी गलती थी। आप कहे तो मैं आपकी कार को बनवा कर आपके घर भिजवा दूं। अनुज कुमार के बदले सुर को देखकर सौंदर्या बड़ी हैरान थी। उसने चेतन की तरफ देखा और सोचने लगी अमीर होने का कितना बड़ा फायदा है। सौंदर्या ने गुस्से से अनुज कुमार की तरफ देखा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आपको कंपनसेशन के कितने रुपए मुझसे चाहिए? ये सुनते ही अनुज कुमार बच्चों की तरह रोने लगा। उसने डरते हुए पहले चेतन और फिर सौंदर्या की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। प्लीज मैम, मैं आपसे फिर माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसी बीच चेतन उसके पास आ गया। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। अरे जाने दीजिए सौंदर्या जी, जब वो माफी मांग रहा है तो माफ कर दीजिए। आफ्टर ऑल सब अपने ही लोग हैं और आप तो मेरी बहन जैसी हैं। अपने प्रति चेतन की ये उदारता सौंदर्या की समझ से परे थी। उस पर उसका अचानक सौंदर्या को बहन बना लेना थोड़ा अजीब था। उसने चेतन की तरफ देखा। चेतन जी, एक बात बताइए, हम सिर्फ 2 बार मिले हैं, उस पर भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इन सब चीजों को अगर छोड़ भी दें तो मैं आपकी शायद ही कभी किसी काम आऊं, तो आप मुझे लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हैं? सौंदर्या की ये बात सुनकर चेतन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस बात का क्या जवाब दे। उसने सोचा और सौंदर्या की तरफ देखा। एक्चुअली आपकी शक्ल मेरी उस बहन से काफी मिलती जुलती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, मुझे उसकी याद आ जाती है। आप प्लीज इसे कुछ और ना समझें। चेतन की बातों का सौंदर्या को यकीन हो गया था, सो उसने कुछ नहीं कहा और चेतन के कहने पर उसकी कार में बैठ गई। उसने देखा आज चेतन किसी और आलीशान कार में आया था। कार सीधे लक्ष्मी एम्पायर पहुंच चुकी थी और सौंदर्या हैरानी से चेतन को देख रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं चेतन जी? आपके माथे से खून बह रहा था तो मैंने सोचा आपको फर्स्ट एड के साथ साथ अपना ऑफिस भी दिखा दूं। चेतन सौंदर्या को अपने केबिन में बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया और यहाँ सौंदर्या ने देखा चेतन की टेबल पर 2 फोटो फ्रेम थीं। इनमें एक उसका और उसकी वाइफ का था और दूसरा देव का। सौंदर्या ने देव की फोटो हाथों में उठा ली। देव की फोटो चेतन की टेबल पर देखने के बाद
क्या होगा सौंदर्या का रिएक्शन? क्या चेतन की वजह से देव की असलियत सौंदर्या के सामने खुल जाएगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। चेतन के केबिन को देखते हुए सौंदर्या का हाथ टेबल पर रखे देव के फोटो फ्रेम पर पड़ा कि पीछे से चेतन ने आकर सौंदर्या के हाथ से वो फ्रेम ले ली। सौंदर्या को लगा उससे कुछ गलती हो गई। उसने पीछे मुड़कर चेतन की तरफ देखा। आई एम सॉरी, आपके एब्सेंस में मैं बस यूं ही देख रही थी। तो क्या देखा आपने? बस आपकी वाइफ के साथ आपकी फोटो और कुछ खास नहीं। सौंदर्या के हाथ में देव की फोटो देखकर चेतन काफी डर गया था, लेकिन सौंदर्या के रिएक्शन को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ी चेतन ने सौंदर्या को सोफे पर बिठाते हुए उसके माथे पर दवाई लगाई। मैंने डॉक्टर को बुला लिया, लेकिन उससे पहले ये एंटीसेप्टिक जेल लगा देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा आपको। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है चेतन जी, ये जेल काफी होगा। मैं अब निकलती हूँ, आज मुझे कस्टम ऑफिस में मीटिंग के लिए जाना था। देखती हूँ अगर आज ही मीटिंग हो जाए तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ये कहकर सौंदर्या निकलने ही लगी थी कि चेतन ने उसे रोककर उसके जाने के लिए देव की आलीशान कार का इंतजाम किया। इस हालत में आप ऐसे मत जाइए, आपको मेरा ड्राइवर छोड़ देगा। आपने मेरे लिए वैसे भी आज बहुत कुछ किया है चेतन जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। जरूरत है इसीलिए कह रहा हूँ। आप शायद भूल गई हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अपनी बहन कहा है। अब भाई की बात तो सुननी पड़ेगी ना आपको। चेतन की बात पर सौंदर्या कुछ नहीं कह पाई थी और कार में बैठ गई। सौंदर्या को देखते ही ड्राइवर ने उसे पहचान लिया था कि ये उसके बिग बॉस की वाइफ है। उसे लग रहा था सौंदर्या को अच्छे से ले जाना आज उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोचकर वो थोड़ा नर्वस हो गया। वहीं इन सब से अनजान कार में बैठी सौंदर्या कस्टम ऑफिस में कॉल करके मीटिंग के बारे में पूछ रही थी। हेलो मिस्टर बोस, क्या मैं अभी मीटिंग के लिए आ सकती हूँ? आई नो काफी लेट हो गया है, बट इज इट पॉसिबल नाउ? आई एम सॉरी सौंदर्या जी, आज की मीटिंग तो कैंसिल हो चुकी है। वंस वी डिसाइड वी विल लेट यू नो। थैंक्स मिस्टर बोस। देव जहाँ था वहाँ आधी रात हो चुकी थी, लेकिन सौंदर्या की वजह से देव की आंखों में नींद नहीं थी। सौंदर्या के निकलते ही चेतन देव को फोन पर सारी रिपोर्ट दे रहा था। सौंदर्या ठीक है, उससे मैंने तुम्हारी गाड़ी में ऑफिस भेज दिया है। गुड। कुछ पता चला किसकी गाड़ी से सौंदर्या की टक्कर हुई थी? हाँ, उसकी कार की टक्कर अपने क्लाइंट विकास कुमार के बेटे अनुज की कार से हुई थी। तो ये मामला भी मैंने सेटल कर दिया है, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत डर लग रहा है। किस बात का? मुझे लगता है आज सौंदर्या को मुझ पर डाउट हो गया है। वो बार बार मुझसे काफी सवाल पूछ रही थी। फिलहाल तो मैंने बात को घुमा दिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करेगी। गुड गोइंग चेतन, मुझे अच्छा लगा कि सौंदर्या को तुम भी अब कुछ कुछ समझने लगे हो। सो प्लीज उसके सामने गलती से भी कोई गलती मत करना, बाकी मैं देख लूंगा। चेतन से बात करते देव ने तुरंत सौंदर्या को कॉल लगाया और सौंदर्या का फोन बिजी आने के बावजूद उसने कई बार उसे कॉल किया। आमतौर पर अपने पेशेंट्स के लिए पहचाने जाने वाला देव आज इम्पेशेंट हो गया था। तभी उसने देखा उसके मोबाइल पर सौंदर्या का कॉल आ रहा है। उसने जल्दी से फोन उठा लिया। तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ और यहाँ भी सब ठीक है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा है जब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था तब मैं वहाँ नहीं हूँ और तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाया। ये बात देव ने सौंदर्या को दिखाने के लिए जानबूझकर कही थी। तभी सौंदर्या ने देव को काम करते हुए बताया, इट्स ओके देव, तुम्हें पता है वो कार का इशू रिजॉल्व हो गया है। एंड गेस व्हाट? इस बार भी हमारी हेल्प चेतन जी ने की है। इत्तेफाक से जहाँ मेरी गाड़ी टकराई थी उसी समय वहाँ से चेतन जी गुजर रहे थे और मुझे देखकर वो न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि उन्होंने उस बदतमीज कार वाले को सीधा भी कर दिया। मुझे अपनी स्पोर्ट्स कार का रौब दिखा रहा था। हाँ। सौंदर्या को खुश देखकर देव काफी खुश था। तभी उसने सुना कि सौंदर्या की आवाज में पंछियों की चहक की बजाय डाउट का जहर घुल गया है।
देव, मैं सोच रही थी, आपको नहीं लग रहा बार बार इस तरह चेतन जी का मिल जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं, कहीं कोई और बात तो नहीं है ना? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम बेकार में इतना सोच रही हो, ये सिर्फ इत्तेफाक है और कुछ नहीं, वरना और क्या बात हो सकती है, तुम ही बताओ। मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा फायदा उठाना चाहते हो। सौंदर्या की बात सुनते ही देव को जोर से हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखते हुए अपनी आवाज में शांति बनाए रखी। कैसा फायदा? वही तो समझ नहीं आ रहा। उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर वो चाहे तब भी मुझसे कोई फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा मत सोचो, बस तुम इस बात से खुश रहो कि अब तुम्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। और तुम्हारी बातों से मैंने जितना जाना है, मुझे लगता है चेतन एक अच्छा आदमी है, तो उस पर डाउट करके उसकी अच्छाई को बर्बाद मत करो। सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, वहाँ तो आधी रात हो गई होगी ना, आप अभी तक सोए नहीं? डोंट वरी, अब सो जाऊंगा। यहाँ देव और सौंदर्या की बातें हो रही थी और इनकी बातें सुनकर दीपक मन ही मन इस बात पर हंस रहा था कि सौंदर्या जिससे बात कर रही है अभी उसी के ऑफिस से निकलकर उसी की गाड़ी में बैठी है, और वो कोई और नहीं, उसका अपना हस्बैंड देव है। 4 दिन बाद देव लंदन से पुणे लौट रहा था और सौंदर्या बेहद खुश थी। उसने देव को कॉल किया। हेलो देव, सारी पैकिंग हो गई आपकी? देखना कुछ छूट ना जाए। हाँ हो गई पैकिंग, बस अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा। तुम कहो, आज बहुत खुश लग रही हो। देव की इस बात का सौंदर्या चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन देव ने उसकी खामोशी भी समझ ली। उसने सौंदर्या को पुकारा। मैंने तुम्हारे लिए एक वॉच खरीदी है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने खरीद ली। आपने ली है तो अच्छी ही होगी। वैसे भी जिसके साथ टाइम अच्छा गुजर रहा हो, वो शख्स टाइम पीस के बारे में गलती नहीं कर सकता। क्या इसे मैं अपनी तारीफ समझूं? बिल्कुल, मुझे लगता है आपके आने से मेरी जिंदगी में अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब देखो ना, तुमने जो घर लिया था उसका बिल्डर भाग गया, फिर 2 बार तुमने लग्जरी कार को ठोक दिया। तुम ही बताओ, इसमें अच्छी बात क्या है? लेकिन फिर ये सारी चीजें सुलझ भी तो गई। आप पॉजिटिव साइड के बजाय डार्क साइड पर फोकस क्यों कर रहे हैं देव? आप माने या ना माने, यू आर माई लकी चार्म, दैट्स इट। कभी कभी अपनों के लिए सौंदर्या का अपनों से लड़ना देव को बहुत अच्छा लगता था। देव ने सौंदर्या से जल्द मिलने के वादे के साथ फोन रख दिया। अगले दिन सुबह 8 बजे देव की फ्लाइट लैंड करने वाली थी और सौंदर्या समय से थोड़ा पहले ही पहुंच गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा देव किसी से बातें करता हुआ आ रहा था। ये देव की एयरक्राफ्ट कंपनी का शेयर होल्डर विक्रम अरोरा था। हे देव, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे अपनी कार में ड्रॉप कर सकते हो? आई एम सॉरी विक्रम, मुझे लेने मेरी वाइफ आ रही है तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, और प्लीज तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस रखकर चलो तो ही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को मुझ पर शक हो। अंडरस्टूड? अरे श्योर, लेकिन आखिर कब तक तुम उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे? कभी ना कभी तो तुम्हें उसे अपनी असलियत बतानी ही पड़ेगी ना। मुझे उसे कब बताना है और कब नहीं, ये मेरा हेडेक है। अभी मैंने जो कहा उस पर ध्यान दो तुम। खबरदार मेरे आसपास भी दिखाई दिए तो। ये कहते हुए देव ने जैसे ही घूरकर विक्रम अरोरा की तरफ देखा, उसने अपनी गर्दन घुमा ली। लेकिन विक्रम अरोरा भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने देव की तरफ देखा। मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, क्या मैं दूर से ही उसकी एक झलक देख सकता हूँ देव? विक्रम, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगली बार मुझसे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। सौंदर्या को लेकर देव काफी पॉजिटिव है, ये तो विक्रम ने फ्लाइट में ही देख लिया था। लेकिन आज उसका ये रूप देखकर विक्रम अरोरा के पसीने छूट गए। उसने चुपचाप अपनी लगेज ट्रॉली देव के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा ली थी। तभी सौंदर्या ने दौड़कर आते हुए देव के हाथ से उसका सूटकेस ले लिया। बता नहीं सकती 1 हफ्ते बाद आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी। कम से कम अब रोज ये तो नहीं सुनना पड़ेगा कि मैं कब वापस आ रहा हूँ। इतना मिस कर रही थी तो मुझे। देव के जवाब में सौंदर्या ने कुछ कहने की बजाय बस मुस्कुरा दिया। होठों पे मुस्कुराहट के साथ आंखें झुकाए चल रही सौंदर्या ने सूटकेस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। तभी देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। सच जानने के बावजूद क्या सुनना चाहते हैं आप? वही सच, लेकिन तुम्हारे मुंह से।
ये कहते हुए देव ने सूटकेस सौंदर्या के हाथ से ले लिया और अपनी विशाल हथेली में उसकी छोटी सी हथेली ऐसे कसकर थाम ली जैसे वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। वहीं जब सौंदर्या की नजर आपस में गुथी उंगलियों पर पड़ी तो वो मुस्कुरा पड़ी। यही वो एहसास है जिसे हर लड़की जीना चाहती है और मैं उनसे अलग नहीं। वो अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने सिर घुमाकर देखा तो सचमुच कोई था जिसने सौंदर्या पर नजर रखी थी। ये था विक्रम अरोरा। सौंदर्या अनकंफर्टेबल हो गई, जिसे देव समझ गया। क्या हुआ? ऐसे बार बार पीछे मुड़कर किसे देख रही हो? अब वो जो आदमी हमारे पीछे चल रहा है वो लगातार हमें देख रहा है। उसका देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम अरोरा ही था। देव को अपनी तरफ देखते देखकर विक्रम तुरंत वहां से गायब हो गया। सौंदर्या और देव अपनी गाड़ी के पास आए और सामान रखने लगे तो सौंदर्या ने देखा वही आदमी अब भी उसे लगातार देखे जा रहा है। उसने देव की तरफ देखा। ये हम लोगों को ऐसे क्यों देख रहा है? क्या आप इसे जानते हैं देव? नहीं तो, और तुम छोड़ो इसे, ऐसे लोगों की आदत ही होती है। सौंदर्या को शांत कर देव ड्राइवर सीट पर बैठने ही जा रहा था कि सौंदर्या ने उसे ये कहकर पीछे बिठा दिया कि 12 घंटे की फ्लाइट में वो काफी थक गया होगा। हालांकि ये बात सिर्फ देव जानता था कि अपनी फ्लाइट में 12 घंटे की जर्नी उसने सोते हुए पूरी की थी। फिर भी वो पीछे बैठ गया, लेकिन सौंदर्या के रैश ड्राइविंग देखकर वो परेशान हो गया। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज चला रही हो? एक काम करो, गाड़ी साइड में लगाओ, मैं चलाता हूँ। आपको डर लग रहा है देव? डोंट वरी, मुझे ड्राइविंग का 8 साल का एक्सपीरियंस है, आप आराम कीजिए। ये कहकर सौंदर्या गाड़ी अपनी पूरी स्पीड में चला रही थी कि उसने जोर से ब्रेक मारा और सिर पर हाथ रखकर अभी अभी आराम करने बैठा देव एक जोरदार धमाके की आवाज सुनकर अपनी जगह से पूरी तरह हिल गया। उसने सौंदर्या की तरफ देखा जो डर से उसकी तरफ ही देख रही थी। क्या पिछली बार की तरह सौंदर्या ने फिर किसी कार को टक्कर मार दी थी? सौंदर्या के रैश ड्राइविंग पर अब क्या होगा देव का रिएक्शन? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। सौंदर्या के झटके से ब्रेक मारते ही एक धमाके के साथ गाड़ी रुक चुकी थी। सौंदर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। देव ने उसकी तरफ देखा। डोंट टेल मी कि तुमने फिर से किसी गाड़ी को टक्कर मार दी। मारी तो नहीं, लेकिन टकराते टकराते बची हूँ। तो ये धमाका कैसा था? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो एक्चुअली मैं... रुको, मैं देखता हूँ। देव गाड़ी से नीचे उतर आया। उसने देखा झटके से ब्रेक मारने से टायर फट गया था और ये धमाका उसी का था। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। इतनी स्पीड में गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी सौंदर्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं ये सोचकर गाड़ी तेज चला रही थी कि आप 12 घंटे की जर्नी से थक गए होंगे, इसलिए घर जल्दी पहुंचकर आराम कर सके। सौंदर्या की मासूमियत देखकर देव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे डांटे या प्यार करे। उसने इधर उधर देखा और इत्तेफाक से उसे वहीं पास में एक छोटा सा गैरेज नजर आया। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। वो सामने गैरेज है, वहाँ चलते हैं। गाड़ी गैरेज में ले जाकर देव ने न सिर्फ उसका टायर चेंज करवाया बल्कि थोड़ी सर्विसिंग भी करवाई। इन सब में लगभग 1 घंटा लग गया। सौंदर्या सोच रही थी जल्दी पहुंचने के चक्कर में ज्यादा देर हो गई। गाड़ी तैयार देखकर सौंदर्या आगे बढ़ी ही थी कि देव ने उसे पुकारा। रुको, गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम यहाँ मेरे बगल में बैठोगी। सौंदर्या बिना कुछ बोले देव की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी और देव ने ड्राइविंग के लिए स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में थाम लिया। देव को इतनी सावधानी से गाड़ी चलाते देखकर सौंदर्या बड़ी हैरान थी। काफी देर तक सौंदर्या को खामोश देखकर देव ने उसके उदास चेहरे की तरफ देखा। तुम्हें बुरा लगा? किस बात का?
तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? सौंदर्या ने बिना कुछ बोले जवाब में सिर ना में हिला दिया था, लेकिन उसकी उदास आंखें अब भी झूठ बोल रही थीं। देव ने फिर सौंदर्या की तरफ देखा। तुमने डैड के बर्थडे के लिए मुझसे कुछ गिफ्ट लाने के लिए कहा था, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से मैं ले नहीं पाया। तुम चाहो तो अभी घर जाते वक्त हम कुछ ले सकते हैं। तुमने कुछ सोचा है डैड के लिए क्या लेना है? पापा के बर्थडे का ख्याल आते ही सौंदर्या की सारी उदासी जैसे गायब हो गई। उसने चहकते हुए देव की तरफ देखा। अगर हम पापा को एक अंगूठी दें तो कैसा रहेगा? मैंने देखा है उनकी उंगलियों में अंगूठी के निशान हैं। शायद वो पहले पहनते थे। सही कहा। डैड एक अंगूठी पहनते तो थे, लेकिन बिजनेस में लॉस होने के बाद जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वो रिंग बेच दी। देव को याद आया कि उसके डैड के हाथ में करीब 1 करोड़ की अंगूठी थी, लेकिन सौंदर्या के घर आने से पहले ही उन्होंने वो उतार कर रख दी थी। देव हैरान था कि सौंदर्या छोटी से छोटी चीजों पर भी बारीकी से ध्यान देती है। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। यहीं पास में गोल्ड का शोरूम है, वहाँ चलते हैं। जिस शोरूम में देव सौंदर्या को लेकर आया था वो उसी की गोल्ड कंपनी का ज्वेलरी शोरूम था। ये पहला मौका था जब वो अपने ही किसी शोरूम में आया था, वरना अब तक वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने इंडस्ट्री चेन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखता था। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। ये तो बहुत महंगा होगा ना? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम सिर्फ अंगूठी पसंद करो। ये कहकर देव शोरूम के एक कोने में चला गया। वहाँ जाकर उसने इस शोरूम के सेल्स डायरेक्टर को कॉल किया और उसे सारी बात समझाते हुए इंस्ट्रक्शन दी कि वो पर्सनली आकर सौंदर्या को अंगूठी दिखाए। इस शोरूम की सेल्स डायरेक्टर एक लेडी थी। देव का इंट्रोडक्शन सुनते ही वो दौड़ते हुए आई और उसने देव को ग्रीट किया। इट्स माई प्लेजर टू मीट यू सर। मैं बता नहीं सकती आज मुझे आपको यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, लेकिन बेटर होगा आप ये बात अपने तक ही रखें। वो जो सामने अंगूठी देख रही हैं, उन्हें आप अंगूठी दिखाइएगा और गलती से भी मेरी आइडेंटिटी उनके सामने डिस्क्लोज मत कीजिएगा। और हाँ, रुपए तो भूल कर भी मत लीजिएगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर, आप निश्चिंत रहिए सर, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। देव उस लेडी से बात कर रहा था, तभी सौंदर्या ने पीछे मुड़कर देव की तरफ देखा। देव जरा यहाँ आइए ना प्लीज, मुझे ये अंगूठी पसंद आई है। आई एम श्योर पापा को भी ये बहुत पसंद आएगी। अंगूठी पूरे सोने की बनी थी और काफी हैवी थी। देव जानता था उसके डैड को इस तरह की अंगूठी बिल्कुल पसंद नहीं। वो जाकर सौंदर्या के बगल में बैठ गया और उसे देख रहा था। आर यू श्योर? तुम्हें यही लेनी है? मुझे नहीं लगता कि डैड को ये पसंद आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पापा को ये अंगूठी बहुत पसंद आएगी। तुम्हें पता नहीं, गांव के लोगों को गोल्ड बहुत पसंद होता है, और जब पापा ये पहनकर निकलेंगे तो सब उनकी अंगूठी देखते ही रह जाएंगे। तो ठीक है, तुम कह रही हो तो यही ले लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी पसंद डैड को पसंद आए ऐसा तो हो नहीं सकता। देव के इंस्ट्रक्शन के बाद से सेल्स डायरेक्टर दोनों को इस तरह ट्रीट कर रही थी जैसे दोनों कोई कॉमन कस्टमर हो। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है मैम। ये सुनकर सौंदर्या मुस्कुरा दी और देव ये सोच रहा था कि यहाँ अंगूठी की बात हो रही है या फिर उसकी। तभी सौंदर्या ने उस सेल्स डायरेक्टर की तरफ देखा। ये अंगूठी कितने की है? अंगूठी का वजन लगभग 15 ग्राम था। इस हिसाब से उसकी कीमत 1,10,000 थी। ये अमाउंट सौंदर्या के लिए बहुत ज्यादा थी। उसने पहले देव और फिर सेल्स डायरेक्टर की ओर देखा। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए, मैं कार्ड पेमेंट करूंगी। उसने पेमेंट के लिए कार्ड निकाला ही था कि एक दूसरी लेडी हाथ में कुछ लॉटरी पेपर्स लेकर आई और उसे सेल्स डायरेक्टर को देकर चली गई। सेल्स डायरेक्टर ने सौंदर्या की तरफ देखा। मैम, क्या आप पेमेंट से पहले हमारे इस शोरूम के लॉटरी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहेंगी? वो क्या है? इसमें आप प्राइज मनी के साथ मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट और अपने गोल्ड के पेमेंट में कुछ % डिस्काउंट भी जीत सकती हैं। इन शॉर्ट, आप जो भी प्राइज जीतेंगी उसमें अमाउंट आपके पेमेंट से डिडक्ट हो जाएगा। क्या आप हमारी लकी विनर होना चाहेंगी मैम? व्हाई नॉट? उसने लॉटरी लेकर देव की तरफ बढ़ा दिया और देव को देखने लगी। मेरा लकी चार्म तो आप हैं देव, प्लीज आप ही स्क्रैच कीजिए। देव जानता था
इसका नतीजा क्या होगा। फिर भी उसने सौंदर्या को दिखाने के लिए लॉटरी स्क्रैच करके सौंदर्या को दे दी। सौंदर्या ने जैसे ही उसे देखा वो हैरान रह गई। उसने ठीक अंगूठी के अमाउंट का प्राइज मनी जीता था। सेल्स डायरेक्टर सौंदर्या की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। आपके हस्बैंड वाकई बहुत लकी है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सौंदर्या को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी रकम जीती है। उसने देव की तरफ देखा। मैं कह रही थी ना आपसे, आप जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आप सचमुच मेरे लकी चार्म हैं। ये कहते हुए सौंदर्या ने सबके सामने अपने टोस पर खड़े होकर देव को अपने गले लगा लिया। लेकिन अपने स्टाफ के सामने सौंदर्या की इस हरकत से देव का चेहरा लाल हो गया। देव को चुपचाप खड़े देखकर सौंदर्या को लगा उसकी रैश ड्राइविंग के कारण देव उससे अब भी नाराज है। उसने खुद को देव से अलग कर लिया। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इट्स ओके। वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। रिंग लेकर दोनों घर आ चुके थे और अपने बेटे से मिलने उसी रात गजेंद्र प्रताप भी सौंदर्या के घर आ चुके थे। इतने दिनों बाद सबको साथ देखकर सौंदर्या बहुत खुश थी। वो किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। तभी देव अपने डैड के पास आया। डैड, आपके लिए मेरे पास 2 न्यूज हैं, एक गुड और एक बैड। बताइए, पहले आप क्या सुनना चाहेंगे? अगर दोनों में चूज ही करना है तो मैं पहले बैड न्यूज सुनना चाहूंगा। ओके, तो बैड न्यूज ये है कि इस साल हमें आपका 70th बर्थडे सेलिब्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डॉटर इन लॉ को पता चल चुका है कि 2 दिन बाद आपका बर्थडे है और वो उसे अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती है। लेकिन सौंदर्या को मेरा बर्थडे कैसे पता चला? आपके आईडी कार्ड से, जिसे आप पिछली बार टेबल पर ही भूल कर चले गए थे। ओह अच्छा। एनीवे, अगर सौंदर्या मेरा बर्थडे अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। देव, तुम मेरे बर्थडे पार्टी के लिए भेजे गए सारे इनविटेशंस को कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दूं? और अगर उनमें से कोई नाराज हो गया तो हो जाने दो। उनमें से कोई भी मेरी डॉटर इन लॉ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अच्छा, वैसे आपकी डॉटर इन लॉ ने आपके लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी खरीदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको कुछ खास पसंद आएगा। सौंदर्या की दी हुई गिफ्ट मुझे पसंद ना आए? व्हाट नॉनसेंस। वो अगर मुझे एक तिनका भी देगी तो मेरे लिए वो भी किसी खजाने से कम नहीं होगा। अपने डैड की बातें सुनकर देव मुस्कुरा पड़ा। गजेंद्र प्रताप के बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। ऐसे में सौंदर्या ने उन्हें वहीं रोक लिया। बर्थडे के दिन देव और सौंदर्या ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। सौंदर्या गजेंद्र प्रताप के लिए तरह तरह के पकवानों के साथ केक बनाने में लगी थी। वहीं देव उसकी मदद कर रहा था। जब शाम को गजेंद्र प्रताप ने सौंदर्या के हाथों से बना केक देखा तो वो हैरान रह गए। तुमने इतना सुंदर केक अपने हाथों से बनाया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो दुकान में मिलने वाले केक से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसे खाकर देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा पापा। शनाया के साथ बिजनेस शुरू करने से पहले मैं कई छोटे मोटे काम कर चुकी हूँ। उनमें से एक शेफ भी है। एक छोटे से रेस्टोरेंट में मैं केक शेफ थी। ये सुनकर देव सोचने लगा, अपने पेरेंट्स के होते हुए भी सौंदर्य को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बावजूद उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। देव ये सब सोच ही रहा था कि सौंदर्या अंदर से मखमल का छोटा सा बॉक्स ले आई, जिसमें गजेंद्र प्रताप के लिए खरीदी गई अंगूठी रखी थी। देव का हाथ पकड़कर दोनों गजेंद्र प्रताप के सामने बैठ गए। पापा, ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आपका साया हमेशा हम पर बनाए रखे। और अब से हम हमेशा आपका बर्थडे यूं ही मनाते रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। अंगूठी देखते ही गजेंद्र प्रताप के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा और गजेंद्र प्रताप ने सौंदर्या की तरफ देखा। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ सौंदर्या कि आज के बाद मैं और देव हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। देव, ये ड्यूटी मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम इस बात का हमेशा ख्याल रखना और अपने डैड के वादे को टूटने मत देना। ये सुनकर सौंदर्या की आंखें भी गीली हो गई और देव समझ चुका था कि डैड उसे वादों की डोर में नहीं बल्कि हमेशा के लिए सौंदर्या के साथ बांध रहे हैं।
जिसे अब वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। क्या अपने डैड का वादा पूरा करने के लिए देव पूरे मन से सौंदर्या को अपना लेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें